तो हेलो फ्रेंड, आज के इस बिहार स्पेशल क्लास में हम लोग मौर्य वंश पढ़ने वाले हैं और मौर्य वंश से क्या क्या इम्पोर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं उसको अध्ययन करेंगे और एक एक सवाल भी करेंगे लास्ट में। लेकिन मौर्य वंश में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो आइए आपको बताते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना और उसकी पृष्ठभूमि क्या क्या है और क्या क्या बातें आपको याद रखना है। पहली बात कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के तत्कालीन शासक घानानंद के अंत करके मगध की गद्दी पर एक नए राज्यवंश की स्थापना किया, जिसे कहते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश जो है चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो घानानंद यानी नंद वंश के जो शासक थे, अंतिम शासक घानानंद को पराजित करके मगध की गद्दी पे इन्होंने अपना कब्जा जमाया और एक नए राजवंश की स्थापना किया, जिसे मौर्य वंश कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ से भी सवाल पूछ सकता है कि कौन साथ दिए थे मौर्य वंश की स्थापना के समय। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य का साथ चाणक्य ने दिए थे। देखिए समय क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य की मदद से इस वंश 322 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना कि अगर पूछ देगा कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य की मदद से इस वंश की स्थापना कब हुआ था, तो 322 ईसा पूर्व में किया गया था। अब यहाँ पे मुख्य इम्पोर्टेंट बात और भी सामने निकल के आ रही है। इनके शासनकाल में इनके समय में कुछ जो बाहरी शासक थे उनका आक्रमण भी हुआ, जो कि एग्जामों में कई बार पूछ दिए गए हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि एक सेलुकस निकेटर का आक्रमण और संधि। सेलुकस निकेटर कौन थे, इससे सवाल पूछता है। सबसे पहली बात कि 305 ईसा पूर्व में एक यूनानी शासक थे। कौन थे? यूनान के एक शासक थे, यूनानी शासक थे जिसका नाम था सेलुकस निकेटर। इन्होंने मगध पे आक्रमण किए और इस भयंकर युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हो गई। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि ये जो यूनानी शासक थे सेलुकस निकेटर ने 305 ईस्वी में मगध पे आक्रमण किए, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हो गई। लेकिन उसके बाद भी सेलुकस निकेटर मानते नहीं थे, फिर युद्ध करने के प्लान साजिश रच रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ, तो देखिए कैसे युद्ध का निपटारा किया गया। तो वैवाहिक संबंध के द्वारा, किसके? देखिए युद्ध के बाद दोनों में संधि हुई, फिर युद्ध में तो पराजित कर दिए लेकिन इसका जीत हुई, लेकिन वह नहीं माने थे सेलुकस निकेटर। फिर बात को कैसे रोका गया, तो देखिए उन्होंने मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, युद्ध के बाद दोनों में संधि हुई और यूनानी शासक सेलुकस निकेटर की एक बेटी थी जिनका नाम था कार्नेलिया नाम था, जिसको हेलेना भी बोला जाता है। उनका विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दिया गया और इस प्रकार यूनानी शासक यानी यूनानी का ही पूरे जितने भी यूनानी शासक थे अब तो वहाँ के दामाद हो गए चंद्रगुप्त मौर्य। तो कोई भी इनके ऊपर अब खतरा नहीं था, तो ये खतरे से स्वतंत्र हो गए। किसके खतरे से? यूनानी शासक से। तो वही बात लिखा गया है कि यूनानी आक्रमण का खतरा मगध के लिए हमेशा से टल गया, क्योंकि ये वहाँ के दामाद बन गए थे। अब जैसे ही शादी हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही शादी हुए तो खुश होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने संधि के तहत उनको 500 हाथी उपहार में दे दिया सेलुकस निकेटर को। ये बात याद रखना, कई बार पूछ दिया गया है। पहली बात कि सेलुकस निकेटर कहाँ के थे, तो यूनानी शासक थे। उनकी जो पुत्री थी हेलेना, संधि के तहत शादी करा लिया गया। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ के दामाद बन गए, तो इसलिए यूनानी शासक का एकदम खतरा जो है टल गया। यहाँ पे आपको मुक्तिदाता भी बोला जाता है इनको। देखिए विदेशी यूनानी दास्ता और आक्रमण के खतरे से देश को मुक्त करने के कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूनानी शासक जो थे उनका जो खतरा मंडरा रहा था उस खतरे को सीधे हटा दिया, तो इसलिए इनको मुक्तिदाता भी कहा जाता है भारत का। तो आप लोग इसे याद रखना। पहला बात क्या कि यहाँ से आपको याद रखना है कितने हाथी उपहार में दिए, टोटल 500। कितने हाथी? 500। भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। क्यों? क्योंकि यूनानी शासक को सदैव के लिए जो खतरा था आक्रमण का मगध पे, सारा हटा दिए और किस लड़की से शादी किए, तो हेलेना। अब आइए यहाँ पे बताते हैं दहेज में प्राप्त क्षेत्र। जैसे ही वहाँ के ये क्या हुए, दामाद हुए, तो इनको 4 जो कंट्री था दहेज में मिला सेलुकस निकेटर द्वारा। तो आइए अब उनको जान लेते हैं। विवाह के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य को अफगानिस्तान के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र दहेज के रूप में प्राप्त किए। पहला क्या?
तो पहला काबुल, जबकि यूनानी नाम इसका था पेरिपेमिस दाई। तो पहला काबुल क्षेत्र को इनको दहेज में मिला, दूसरा कंधार, तीसरा हेरात और चौथा मकरान। तो ये 4 क्षेत्र इनको दहेज में मिला। याद रखना, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। तो ये 4 याद रखना, इनको दहेज में मिला था यूनानी शासकों के द्वारा वहाँ के दामाद बन जाने के उपरांत में। तो मौर्य समाज में ही अभी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक मेगास्थनीज की भूमिका आती है और पाटलिपुत्र का प्रशासन आता है। क्या होता है कि जब वे अपने पुत्री को इनके क्षेत्र में भेजे थे, कौन, यूनानी शासक सेलुकस निकेटर ने भेजे थे। तो सेलुकस ने भेजे थे तो अपनी पुत्री की देखरेख के लिए एक गुप्तचर अपना भेजे यूनान से ही, जो मेगास्थनीज नाम था, और बोले कि जाओ पाटलिपुत्र यानी मगध क्षेत्र में और देखो वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी है, प्रशासनिक व्यवस्था कैसे है, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले। तो मोटा मोटी आप लोग समझ गए होंगे कि क्या पढ़ेंगे इसमें चौथे टॉपिक में। तो आइए आपको बताते हैं यूनानी राजदूत कौन थे। गुप्तचर यानी राजदूत सेलुकस निकेटर ने अपने एक प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे थे। अब किस लिए भेजे थे आइए आपको बताते हैं। जो यूनान के जो राजदूत थे मेगास्थनीज, उन्होंने अपने पुस्तक इंडिका में पटना के बखान किए। क्या किए? मेगास्थनीज ने भारत के अनुभवों और पाटलिपुत्र के प्रशासन की, इसकी प्रशासन की विस्तृत चर्चा की, जो कि उनके पुत्र इंडिका में की गई है। तो अपने इंडिका पुत्र में क्या क्या बताएं, तो प्रशासनिक समितियाँ कैसी है। तो देखिए मुख्य इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा है। मेगास्थनीज के अनुसार बताया जा रहा है कि अपने उस पुस्तक इंडिका में, इंडिका पुस्तक भी पूछा है कि मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, तो यह यूनानी शासक थे। तो उस पुस्तक में बताया गया है कि उस प्रशासन में यानी पाटलिपुत्र प्रशासन में टोटल 6 समितियाँ द्वारा चलाया जाता था। यानी पाटलिपुत्र का जो नगर प्रशासन था टोटल कितने समिति द्वारा, 6 समिति द्वारा चलाया जाता था। 6 में यानी एक में टोटल 5 व्यक्ति सदस्य रहते थे, एक समिति में 5 सदस्य रहते थे। तो इसी तरीक़ा से 6 सदस्य में टोटल 30 सदस्यों की संख्या हो गई। यानी कि नगर प्रशासन संभालने वाले कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 30। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि उनकी प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीक़ा से चल रही थी। ये जानकारी कैसे पता चलती है, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका को पढ़ने के बावजूद। टोटल 6 समिति चलाते थे नगर प्रशासन व्यवस्था को, जिसमें 5-5 सदस्य थे। तो टोटल 30 सदस्य पूरे पाटलिपुत्र की नगर प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल रहे थे। आइए अब अगला टॉपिक सीखते हैं। तो 5वां टॉपिक है हम लोग का कि मौर्य समाज के बारे में जानकारी अन्य स्रोत से माध्यम से भी मिलता है। पहला स्रोत क्या है? पहला स्रोत इंडिका नाम पुस्तक है। और अन्य स्रोत क्या क्या है आइए उसको भी जान लेते हैं। एक स्रोत है मुद्रा राक्षस, जो कि विशाखा दत्त द्वारा लिखित है। यानी कि मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त द्वारा लिखित है और यह एक प्रसिद्ध नाटक है। कोई किताब नहीं है, नाटक है। किताबें है लेकिन किताब में ही किस रूप का किताब है, यह नाटक है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन को नाटक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो आपसे सवाल पूछा है, ये सवाल पूछा गया कि विशाखा दत्त द्वारा लिखित, विशाखा दत्त द्वारा कौन से पुस्तक, कौन से नाटक लिखा गया जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में नाटक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो ये होगा मुद्रा राक्षस, जो कि विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया है। अगला है कि अर्थशास्त्र। तो एक कौटिल्य जिनका नाम है चाणक्य, उनके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, जो किस तरीका से है, तो राजनीति और प्रशासन से संबंधित है। ये भी सवाल पूछा है कि अर्थशास्त्र कौन लिखे हैं, तो कौटिल्य। कौटिल्य का ही नाम है चाणक्य, और चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहते हैं, जो कि आगे हम लोग सीखेंगे। और यहाँ पे राजनीति और प्रशासन से संबंधित यह किताब है, किस तरीक़ा से राजनीति चलाना है, प्रशासन व्यवस्था कैसे कैसे रखना है, ये सारी बात अर्थशास्त्र में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे भारत का मैकियावेली पूछता है कि किसे कहते हैं, तो चाणक्य को ही भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। तो आइए आपको अगला टॉपिक सिखाते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के एक महल की भी बात हुई है और वो महल का नाम है राजप्रसाद महल, और यह विशेष प्रकार के महल है, तभी से बात को उजागर किया गया है। किस तरीक़ा से इसकी संरचना है, लकड़ी कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है, कुल कितने पिलर है, ये सभी बातें इसमें याद रखना है। तो
तो सबसे पहले यह जो महल है मौर्यकालीन कला का एक उत्कृष्ट और बेजोड़ उदाहरण है। जितने भी मौर्य काल में जो कला हुई, कला मतलब दिखाया गया, तो उसमें एक विशिष्ट और उत्कृष्ट यानी इसका कोई जोड़ा नहीं है। इस तरीक़ा से इस कला को बनाया गया, इस महल को बनाया गया है कला के द्वारा। आइए आपको बताते हैं कि इसका निर्माण के रूप में क्या क्या मुख्य बातें याद रखना है। इस महल के मुख्य रूप से लकड़ी का बना हुआ था, यानी यह जो महल है राजप्रसाद महल, बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य के महल का नाम राजप्रसाद महल किससे बना है भाई? लकड़ी से। और इसकी फर्श और छत भी लकड़ी की ही बनी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो महल है लकड़ी से बना हुआ है, छत भी लकड़ी से, फर्श भी लकड़ी से ही बना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं स्तंभ की। किसकी? स्तंभ की। तो महलों में पत्थरों के स्तंभ का प्रयोग किया गया। देखिए, छत और फर्श भी लकड़ी से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्तंभ जो लगा हुआ है यह पत्थर से बना है। स्तंभ किससे? पत्थर से। टोटल कितने स्तंभ? टोटल 84 स्तंभ के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ से आप लोग याद रखना। अगला है पॉलिश। इस पे पॉलिश जो किया गया है एक विशेष प्रकार से किया गया है, तो आइए उसको जान लेते हैं। एक समान पत्थरों से बने इन स्तंभों पर एक विशेष प्रकार की चमक या पॉलिश की गई थी, जिसे ओप भी कहा जाता है। तो आप लोग ओप पूछेगा तो क्या बोलेंगे? तो पिलर पे जो पॉलिश किया गया था, चमक रहा था, उसी को ओप भी कहा जाता है। ये खंभे चुनार के लाल बलुआ पत्थर से निर्मित थे, यानी कि ये खंभे जो है खंभे बनाए गए थे पत्थर से। तो कैसा पत्थर था? लाल बलुआ पत्थर। कहाँ से मंगाया गया था? चुनार से। तो आप लोग इसे याद रखना। इसकी आकार की बात करें तो लंबाई जो है महल की 140 फुट है और चौड़ाई जो है 120 फुट थी। तो यहाँ से आप लोग मुख्य मुख्य बातें क्या याद रखेंगे? विशेष प्रकार की पॉलिश की गई, जिसे ओप भी बोलते हैं। खंभे चुनार के लाल बलुआ पत्थर से निर्मित थे और महल की लंबाई 140, चौड़ाई 120। अब इनके शासनकाल में विदेशी यात्रियों का जो मत था, क्या क्या बोले थे, आइए उसको जान लेते हैं। एक चीनी यात्री था जिसका नाम है फहियान। चीनी यात्री। एक और इससे पहले आए थे यात्री मेगास्थनीज था, वे प्रशासन व्यवस्था को देखने आए थे। टोटल समिति के बारे में जिक्र किया अपने इंडिका किताब में। और एक है चीनी यात्री जो फहियान से आए हैं, वह यूनान से आए थे और यह था चीन के फहियान से आए थे। इसने चंद्रगुप्त के इस महल को इसे देव निर्मित, देवताओं द्वारा बनाए गए महल कहा था, क्योंकि इसकी भव्यता इंसानों की बस की नहीं लगती थी। इसे महल को देखा और महल को देखते ही बोला कि ये कोई मानव निर्मित नहीं है, देव निर्मित महल है। तो ये आपको याद रखना है कि देव निर्मित महल कौन है? महल का नाम क्या था? राजप्रसाद। तो अगला जो यात्री है यूनानी लेखक थे। ये कौन थे लेखक थे? इनका जो मतभेद है महल के बारे में, तो एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य के इस राजप्रसाद की तुलना विदेशी शहर सुसा महलों से की है। यानी एक विदेश में एक सुसा महल है, उनसे इसकी तुलना किया गया है। किसके द्वारा? तो एरियन द्वारा। एरियन क्या है? यूनानी लेखक है। तो यहाँ से कुल मुख्य पॉइंट यही निकला है कि चीन की यात्री इसे देव निर्मित बोले हैं, और एक जो है एरियन नाम के लेखक जो बोले हैं, यूनानी लेखक हैं, इनके महल को सुसा से, यानी विदेशी शहर के एक महल है सुसा, उससे तुलना किए हैं। आइए आपको बताते हैं अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या क्या काम किए, और फिर इसके बाद किसी दूसरे शासक यानी अशोक का शासन आ जाता है, जो कि नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इसमें बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो अंतिम समय है और धर्म के बारे में, कौन से धर्म की उपासना किए, क्या क्या अंतिम समय में क्रियाकलाप किए, उसको जान लेते हैं। सवाल यहाँ से खूब पूछता है। पहली बात की राजधानी इनका कहाँ पे थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मगध की जो मुख्य राजधानी थी पाटलिपुत्र थी। सवाल पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय राजधानी कहाँ पे थी? पाटलिपुत्र। फिर इसके बाद है जीवन के अपने अंतिम दिनों में, जब मरणोपरांत चल रहे थे, यानी जीवन के अपने अंतिम दिन में, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन संत, यानी कि जैन धर्म के जो एक संत थे जिनका नाम था भद्रबाहु, उनसे जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण किया, शिक्षा ग्रहण किया। तो यहाँ पे आपको समझना है क्या बातें। देखिए, पहली बात तो इनके शासनकाल में पाटलिपुत्र यानी कि मगध की राजधानी कहाँ पे थी? पाटलिपुत्र। फिर कौन से गुरु से, किस धर्म के गुरु से शिक्षा ग्रहण किए? तो वह गुरु का नाम था भद्रबाहु और धर्म का नाम था जैन धर्म। तो आप लोग याद रखना। फिर इसके बाद क्या है? प्राण त्याग। तो यहाँ पे प्राण त्याग भी कर दिए लास्ट में।
प्राण त्याग कैसे किए? तो जैन धर्म अपनाने के बाद वे कर्नाटक में एक श्रवण बेलगोला जगह है, वहाँ पे चले गए और वहाँ चंद्रगिरी की पहाड़ियों में उन्होंने जैन परंपरा की संलेखना विधि होता है कि शरीर को तपाओ, भूख से प्यास से शरीर को तपाओ, और उस विधि से अपने शरीर का प्राण त्याग कर दिए। तो यहाँ पे लिखा गया कि उपवास द्वारा कया क्लेश कर प्राण त्याग करना है, यानी संलेखना विधि आपको क्या होता है? शरीर को तपाओ, यानी जितना शरीर को तपाया जा सके उस प्रक्रिया को संलेखना विधि। तो इस तरीक़ा से जैन धर्म अपनाए लास्ट में अपने जीवन के अंतिम दिनों में, और संलेखना विधि से प्राण त्याग कर दिए। और किस गुरु से दीक्षा लिए? तो भद्रबाहु से, जो कि जैन धर्म से है। आइए सवाल कर लेते हैं जो बिहार एग्जामों में पूछे गए हैं। पहला बात तो बीपीएससी सीसीए प्रीलिम्स में पूछा गया कि 2023 में चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के किस अंतिम नंद शासक को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की है? तो आपको पता होगा घनानंद। किसे? घनानंद। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। सेकंड नंबर सवाल है कि सेल्यूकस निकेटर जो कि यूनानी शासक थे और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो इसका देखिए यहाँ पे जो है सेल्यूकस निकेटर और एक प्रसिद्ध, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आक्रमण कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में। तो इसका आंसर होगा 305 ईसा पूर्व में। याद रखना, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 305 ईसा पूर्व। फिर इसके बाद जो संधि किया गया, तो उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। टोटल 10 प्रश्न करेंगे, बताइएगा कितना सही हुआ। अगला है कि भारत के इतिहास में किसे विदेशी दासता से मुक्ति दिलाने के कारण भारत का मुक्तिदाता कहा गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य को ही भारत का मुक्तिदाता कहा गया। भारत का मैकियावेली कौटिल्य को कहा गया, ये बात याद रखना। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। यह भी सवाल पूछा हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 के एग्जाम में। अगला सवाल है कि सेल्यूकस निकेटर का वह प्रसिद्ध राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था, जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखा था और पाटलिपुत्र के दरबार में रहकर इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासनिक व्यवस्था को दर्शाया था। टोटल 6 समिति थे और सदस्य की संख्या प्रत्येक में 5-5 था, तो टोटल 30 सदस्य थे। तो इसका आंसर होगा फयान, तो होगा नहीं, ये चीनी यात्री था। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही होगा। ये भी सवाल बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल में पूछा है। 5 नंबर सवाल है कि मेगास्थनीज के विवरण के अनुसार मौर्य काल में पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन कुल कितने सदस्यों की संस्था द्वारा चलाया गया? 20 तो होगा नहीं, एक में टोटल 5 सदस्य थे। टोटल 6 समिति बनाई गई थी, तो 6×5 = 30, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही होगा। अगला है कि मुद्रा राक्षस के रचयिता जिनमें जीवन को नाटक के रूप में दर्शाया गया है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो विशाखा दत्त द्वारा। देख सकते हैं कि टीचर एग्जाम में पूछा है 2023 में ही। अगला सवाल कि पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार कुम्हरार पटना में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल राजप्रसाद महल जो है मुख्य रूप से किस सामग्री से बनी है? तो छत फर्श से किससे बना हुआ है? तो लकड़ी से, और पिलर चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर इस पर लेप लगाया गया है, ये पत्थर से बना है, तो ये होगा लकड़ी से। तो महल किससे बना था? लकड़ी से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए आपको 8 नंबर सवाल कराते हैं जो कि एसआई में पूछा है। किस विदेशी चीनी यात्री ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद महल की भव्यता को देव निर्मित बोला है? तो आपको मैंने बताया फहियान था। कौन था? फहियान। ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं मेंस में पूछा है। 9 नंबर सवाल को करेंगे। चलिए 9वां नंबर सवाल है, यहीं पे देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस जैन साधु, तो जैन साधु कौन थे? भद्रबाहु थे। संलेखना विधि द्वारा इनसे शिक्षा ग्रहण करके श्रवण बेलागोला स्थान पे जान दे दिए, अपना प्राण त्याग कर दिए। इसका आंसर होगा भद्रबाहु। तो आखिरी नंबर सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर स्थित पहाड़ियों में संलेखना विधि उपवास द्वारा अपने प्राण त्याग किए हैं, जो कि प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो आप लोग इसमें आंसर जो उचित होगा दीजिएगा। कैसा लगा इसका सेशन नीचे कमेंट में अवश्य बताइएगा, और इसका आंसर राइट आंसर कमेंट में अवश्य बताना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर संलेखना विधि द्वारा उपवास द्वारा अपने प्राण त्याग कर दिए। तो इसका आंसर कमेंट में आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग
मौर्य वंश के पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन किए, उनसे सवाल भी किए। नेक्स्ट वीडियो इनके बाद जो आता है अशोक। कौन आते हैं? अशोक। तो अगला वीडियो हम लोग अशोक के बारे में अध्ययन करेंगे और उनसे सवाल पूछेंगे। ऐसे ही बिहार एग्ज़ाम के नज़र में रखते हुए सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं बिहार हिस्ट्री का, और ऐसा ही पॉलिटी का भी होगा, ज्योग्राफी का भी होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।